बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर मेरा इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के ऊपर है और ये मेरा लेक्चर 1 है। तकरीबन ये 10 के करीब मेरे लेक्चर बन जाएंगे जो कि इस पूरी बुक को कवर करेंगे और इस बुक के एनालिसिस दोनों चीज़ें इसमें साथ शामिल होंगी और ये एक कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज़ बन जाएगी जिसको हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा। तो आज इसके पहला लेक्चर है, इंशाल्लाह ताला मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको अपलोड करता रहूँगा ताकि लोगों के लिए आसानी हो जाए समझने में। और सोशल मीडिया पर फॉलो करने के लिए मेरा ट्विटर का लिंक है, उसके अलावा मुझसे कांटेक्ट करने के लिए मेरा जीमेल का अकाउंट दिया होगा नीचे, आप इसमें से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट हमारा ये है कि ये आर्टिकल 1993 के अंदर फॉरेन अफेयर्स के अंदर प्रिंट हुआ और इस आर्टिकल के अंदर पूरी जो काम की बात बताई हुई थी वो ये थी कि कमिंग जो वॉर होंगी वो सिविलाइजेशन की बेस के ऊपर होंगी। और उसके अलावा अगला पॉइंट ये है कि क्या ये बुक कोई हादसा है, ये मास्टरमाइंड है सीक्रेट पावरफुल पीपल की। तो मैं इसके बारे में आपको जो असल इन्फॉर्मेशन है वो मैं देता हूँ कि इस बुक के पीछे हमें क्या सबक मिलता है। इसमें ये है कि अगर आप थोड़ा सा तारीख़ में जाएं तो आपको ऐसे नज़र आएगा कि जो क्रिश्चियन रिलीजन है जिसको हम लिविंग लाइफ का रिलीजन भी समझते थे, जो कि हमें स्टेट की लेजिस्लेशन में किसी ज़माने में हेल्प दिया करता था, ये 1897 से पहले की बातें हैं जिस वक्त स्टेट के पॉप ने मुकम्मल तौर पर सूदी निज़ाम को या इंटरेस्ट बैंकिंग को अलाउ नहीं किया था। उससे पहले तो क्रिश्चियन रिलीजन को एक अच्छे तौर पर समझा जाता था और ये हेल्प भी करता था स्टेट की लेजिस्लेशन में, इससे हेल्प ली जाती थी। लेकिन एक पावरफुल और माइनर छोटा सा तबका और पावरफुल तबका है दुनिया में एग्जिस्ट करता है, तो उन्होंने इसको आहिस्ता आहिस्ता संडे के अंदर पैक कर दिया, यानी कि उन्होंने इसको सिर्फ़ और सिर्फ रिलीजन तक महदूद कर दिया था। उसके बाद उनका नंबर था इस्लाम के लिए, यानी कि इस्लामिक सिविलाइजेशन को या इस्लाम को एज अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ वो सिर्फ़ और सिर्फ फ्राइडे तक पैक करना चाहते थे कि आप जाएं, जुमे की नमाज़ पढ़ें, बस वापस आ जाए। उसके अलावा आपका कोई स्टेट की पॉलिटिक्स में कोई काम नहीं होगा, आपका इकोनॉमी में कोई काम नहीं होगा। अक्सर आपने देखा हो तो लोग कह देते हैं कि जी आप मौलवी हजरात का क्या काम है, वो जाएं अपना मस्जिद में अपना जनाब नमाज़ पढ़ाएं वगैरह वगैरह, इस तरह का सिस्टम जैसे कि क्रिश्चियनिटी के अंदर है, आप जाएं संडे को अपना इबादत करें वापस आ जाएं। उसके अलावा आपका कोई काम नहीं है कि हज़रत ईसा ने क्या कहा, उन्होंने क्या नहीं कहा, वो साइड पर है। स्टेट की लेजिस्लेशन में उनकी बुक से कोई हेल्प मिलती है नहीं मिलती है, लेकिन उन्होंने इसको पैक कर दिया उस तबके ने। उसके बाद उनका टारगेट था इस्लाम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके दरमियान में कम्युनिज़म खड़ा हो गया। अब आपको मैं थोड़ा सा एक बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम बताऊंगा, यहाँ पर बावर करवाऊंगा इस पॉइंट के अंदर, ताकि आप चीज़ को बआसानी समझ सकें। अच्छा, वो कम्युनिज़म का सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया, कम्युनिज़म को उन्होंने लपेट दिया, उनको काफ़ी साल लग गए, 40-50 साल इसको लपेटने में। 1989 के अंदर ये सिस्टम को उन्होंने शिकस्त दी और 1991 के अंदर ये साफ़ हो गया सिस्टम, यानी सोवियत यूनियन टूट के रशियन फेडरेशन बन गया। अब आप ज़रा नोट करें यहाँ पर कि जैसे ही सोवियत यूनियन टूटता है तो एक किताब आ जाती है और उस किताब का नाम है एंड ऑफ हिस्ट्री। उसके अलावा भी बड़ी किताबें आई, एंड ऑफ फिज़िक्स आई, एंड ऑफ नेचर आई, लेकिन जो हमारी जो इंटरनेशनल रिलेशन में जो समझने की चीज़ है वो एंड ऑफ हिस्ट्री किताब आई। एंड ऑफ हिस्ट्री किताब का जो मकसद है, इंशाल्लाह मैं उस पर भी लेक्चर बनाऊँगा। तो उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि भाई जो तारीख़ थी वो ख़त्म हो गई है, दुनिया में 2 निज़ामों की जंग थी, एक निज़ाम ख़त्म हो गया और हमेशा के लिए जो है वो कैपिटलिज़म को बरतरी हो गई। अच्छा, उसके कुछ अर्सा गुजरने के बाद 1993 के अंदर जो मैंने पहला पॉइंट आपको बताया कि फॉरेन अफेयर मैगज़ीन के अंदर एक आर्टिकल प्रिंट होता है। सैमुअल पी हंटिंगटन ने इस किताब को लिखा और ये दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस हुई किताब और दुनिया के लिए भाई से टेंशन भी बन गई ये किताब। अच्छा, उस किताब में ये 1993 के अंदर ये आई और फिर एक किताब की शक्ल आ गई। उस किताब में बताया गया कि नहीं भाई, हिस्ट्री अभी ख़त्म हो गई है, लेकिन जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होगी उसके अंदर जो नेक्स्ट वॉर्स होंगी वो किस चीज़ को बुनियाद बनाकर होगी, वो सिविलाइजेशन को बुनियाद बनाकर। उसने कहा कि काम अभी रुका नहीं है
और इसके अंदर आप देखें कि 1993 में ये किताब लिखी और कब का प्लान दिया, और इस किताब के अंदर मैंने पूरी इसको स्टडी किया है। और बिलीव करें कि इसमें दुनिया की 6 बड़ी तहज़ीबें बची हुई हैं और उनके से रिलेटेड निज़ाम बनेगा आलमी लेवल का। और मज़े की बात यह है कि उसमें इन्होंने इस्लामिक सिविलाइजेशन को गायब कर दिया है, और उसी के लिए अभी ये काम कर रहे हैं, लपेट रहे हैं। ये जो टेररिज्म और ये जितनी भी टर्में ईजाद हो रही हैं, ये सिर्फ इस्लामिक सिविलाइजेशन को लपेटने के लिए हो रही हैं। अच्छा, अब उसके बाद 1993 में उन्होंने बता दिया कि भाई कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जो नेक्स्ट वॉर्स होंगी वो सिविलाइजेशन की बुनियाद पर होंगी। अच्छा, यहाँ पर कुछ अरसा गुजरा तो उसके बाद फौरी कुछ अरसे के बाद एक नई किताब आ गई हेनरी किसिंजर की। हेनरी किसिंजर की किताब में क्या था, उसने कहा जी कि सिविलाइजेशन के बाद नया क्या होगा। उसने कहा जी कि सिविलाइजेशन के बाद जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा वो भी उसने बता दिया कि वो कैसे बनेगा। यानी कि आप एक तरतीब चेक करें कि पहले उन्होंने बताया कि हिस्ट्री इख्तिताम कम्युनिज़म का ख़ात्मा हुआ, फिर उसने बता दिया कि जनाब नेक्स्ट वॉर्स किस बुनियादों पर होंगी, किन बुनियादों पर होंगी। उसके बाद उसने कहा जी कि जब दुनिया इससे बाहर आएगी तो उसको फिर एक नया निज़ाम इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा और वो निज़ाम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहलाएगा। और इसका बड़ा एक मशहूर जुमला है, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है हेनरी किसिंजर का। उसने कहा जिसको अब भी जंग की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, जंग की तबल नहीं सुनाई दे रही, तो वो डेफ है। इसको हम चल के आगे देखेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं कोशिश पूरी करूँगा कि अपनी कौम को मैं इससे आगाह करूँ कि लोग जो है इससे अपने मुल्क को, मुल्क पाकिस्तान को के लिए, और जहाँ भी मुसलमान दुनिया में हैं या दूसरे भी लोग, इसको रोकने की कोशिश करें इस वार को। और आप देखें कि वो आहिस्ता आहिस्ता इसके लिए माहौल क्रिएट कर रहे हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो एक पहली चीज़ मैंने आपको ये बता दी है कि इसके पीछे क्या सिस्टम था, ये कैसे, ये बुकें जितनी भी लिखी जाती हैं ना इस लेवल की, ये पैसे देकर लिखवाई जाती हैं, ये अपने एजेंडे बताए जाते हैं। अभी मैंने एक बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च की है इंशाल्लाह ताला, उसको मैं जल्दी एक लेक्चर्स में इंट्रोड्यूस करवा दूंगा पाक सऊदी टाइज़ के अंदर, जिसमें मैं पूरे मिडल ईस्ट की डिस्ट्रक्शन जो 2006 में उन्होंने डिफ़ाइन कर दी थी कि वो कैसी होगी, उसमें पाकिस्तान का बलूचिस्तान भी है। आप देखें कि अभी आज ही शायद ओमान ने अपनी सरहदें देने का या पोर्ट देने का वादा कर लिया अमेरिका के साथ। वो किधर आना है उसने, वो सिर्फ़ और सिर्फ आना है उसने गवादर के ऊपर, चाइना को रोकने के लिए और पाकिस्तान को रोकने के लिए और ईरान को रोकने के लिए। वो यहाँ पर यह वो इंशाल्लाह ताला उसमें हम पूरा डिस्कस करेंगे कौन कौन से मुल्क इसके रगड़े में आएंगे। अच्छा, सबसे अब हमारी पहली चीज़ ये हमने स्टडी करनी है कि कल्चर कहते किसको हैं। कल्चर की दो डेफिनेशन है। एक तो डेफिनेशन ये है जो इस किताब में की हुई है, वो ये है, उसका मैं उर्दू तर्जमा शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कल्चर की डेफिनेशन का। वो ये है कि कहते हैं कि वो वैल्यूज़ जो बेशतर लोगों के लिए बामायनी हो, या वो वैल्यूज़ जो बेशतर लोगों के लिए फ़ायदा मंद हो, दैट इज़ कॉल्ड कल्चर। द अदर डेफिनेशन इज़ कि एक ख़ास अरसे तक कोई कौम किसी वैल्यू को प्रैक्टिस करती रहे और वो प्रैक्टिस उनका रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए, तो वो कल्चर होता है। उसके अलावा कल्चर की अहमियत अब हमने देखनी है कि क्या होती है कि इंटरनेशनल ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर कल्चर की इम्पोर्टेंस कैसे इंट्रोड्यूस हो रही है, वो हम देखते हैं। अच्छा, वैसे मैं को इससे पहले एक बात ये बता दूं, वो जो मैंने डेफिनेशन बताई थी कि मीनिंग ऑफ कल्चर में हम बात कर रहे थे कि वो वैल्यूज़ जो बेशतर लोगों के लिए बामायनी हो उनको हम कल्चर कहते हैं। जैसे कि रिलीजन की बात कर लेते हैं, फ्लैग है, लैंग्वेज है, कस्टम्स है, अनसेस्टर्स है, वगैरह वगैरह। दूसरा पॉइंट हमारा था कि इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। इसका मतलब ये है कि जो आलमी लेवल की सियासत है, मैं अब उसमें ये बताना आपको चाह रहा हूँ कि उसके अंदर कैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर कल्चर इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो आप देखें कि बहुत सी चीज़ें इंट्रोड्यूस होनी शुरू हुई हैं अब रिलीजन के नाम पर, फ्लैग के नाम पर, लैंग्वेज, कस्टम्स, एंसेस्टर्स। अब अपने आप को लोग इन चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। उसके अलावा दूसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट है हमारे पास, इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूज़ ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के दौरान कैसे दुनिया कल्चर की तरफ इंट्रोड्यूस होना शुरू हुई, तो मैं उसके कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा। पहला पॉइंट ये है कि जी
सोवियत यूनियन 1991 के अंदर टूटा है। तो उसके अलावा अब जो समझने की चीज़ ये है कि 3 जनवरी 1992 यानी 1992 के अंदर मॉस्को के अंदर एक ऑफिशियल पब्लिक मीटिंग हो रही होती है, जिसमें अमेरिकी इंटेलेक्चुअल लेवल के लोग और मॉस्को के इंटेलेक्चुअल लेवल यानी कि रशियन फेडरेशन के इंटेलेक्चुअल लेवल की एक मीटिंग हो रही होती है। तो वहाँ पर उस कमरे के अंदर जहाँ कभी लेनिन का मुजस्मा हुआ करता था, तो वहाँ पर मुजस्मे की बजाय एक फ़्लैग लगा हुआ था, लेकिन वो फ्लैग ज़रा उल्टा लगा हुआ था, टेढ़ा लगा हुआ था। तो अमरीकी एक थिंक टैंक ने, इंटेलेक्चुअल लेवल के आदमी ने उस पर तवज्जो मरकूज़ करवाई सोवियत यूनियन के आदमी की, और उसने फ़ौरी तौर पर उसको देखा और शर्मिंदगी महसूस की, और उसने फ़ौरी तौर पर उसको ठीक करवाया। तो आप ये देखें कि कोल्ड वार के बाद जहाँ कभी जो नज़रियाती सियासत होती थी, जो नज़रियाती सिस्टम की जंग चल रही थी वगैरह वगैरह, वो आप देखें कि पॉइंट कैसे चेंज हुए। पहली चेंजिंग आई, ठीक है जी, तो वो परचम ज़्यादा से ज़्यादा आवेज़ा होने लग गए, फ्लैग की इंपॉर्टेंस बढ़नी शुरू हो गई दुनिया में कोल्ड वार के बाद, उससे पहले नहीं थी। तो यहाँ पर मकसद मेरा बावर ये कराना है कि दुनिया के अंदर कैसे कोल्ड वॉर के अंदर कल्चर जो वैल्यूज़ हैं वो कैसे इंट्रोड्यूस होना शुरू हुई, या उनकी इंपॉर्टेंस कैसे बढ़ना शुरू हुई। पहले भी कल्चर की इंपॉर्टेंस होगी, लेकिन फ्रंट लाइन पर नहीं थी, लेकिन फ्रंट लाइन पर अब कैसे आना शुरू हुई है, वो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि 18 अप्रैल 1994 यानी कि अप्रैल 18 1994 के अंदर सरजीव के लोगों ने फ्लैग उठाकर अपने कल्चरल की हारमनी या अमेठी की या हमआहंगी की सऊदी अरब और तुर्की के लोगों से। आप देखें कि कहाँ मॉस्को का सरजीव के लोग, ठीक है जी, और कहाँ तुर्की, कहाँ सऊदी अरब, वो किस चीज़ से अपनी रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, फ्लैग उठाकर। उससे क्या चीज़ ज़ाहिर हो रही थी कि कल्चरल वैल्यूज़ थी, मुसलमानों की उनके साथ कल्चरल टाइज़ थे, ठीक है जी, मुसलमान और दूसरे मुसलमान के साथ कल्चरल टाइज़ थे। तो ये चीज़ पावर करवा रही थी कि अब इम्पोर्टेंस किस चीज़ की बढ़ रही है, कल्चरल टाइज़ की बढ़ रही थी। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि लोगों ने अपने आप को मज़ीद इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दिया एंसेस्टर के हवाले से, लैंग्वेज के हवाले से, रिलीजियन कस्टम्स के हवाले से। उसके अलावा फिर आप देखें कि बोस्निया के को थर्ड एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। बोस्निया के लोगों के मदद के लिए लिबिया ने, सऊदी अरब ने, ईरान ने हेल्प की, ठीक है जी। वो किस बेस के ऊपर हेल्प की थी बोस्निया के मुसलमानों के लिए? वो सिर्फ़ और सिर्फ इस बेस के ऊपर हेल्प की थी कि हमारे उनके साथ कल्चरल टाइज़ थे, दे आर पार्ट ऑफ आवर सिविलाइजेशन। इन बुनियादों के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर कोल्ड वॉर के बाद कल्चरल वैल्यूज़ की इम्पोर्टेंस होती गई। तो ये चीज़ साबित हुई इसके इन पॉइंट से कि दुनिया के अंदर कोल्ड वॉर के बाद अब इम्पोर्टेंस जो है वो कल्चरल की हो गई है। यानी कि मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि अब आगे मत जाने के ऊपर या इस किताब को स्टडी करने का मकसद हमारा ये हो गया है कि हाँ, दुनिया के अंदर अब कल्चरल वैल्यूज़ फ्रंट लाइन पर आ गई हैं। उसके बाद अब हमने देखना है कि कॉजेज़ ऑफ वॉर ऑन द बेस ऑफ सिविलाइजेशन। इस किताब के अंदर उसने ये भी बताया है कि जो जंगें होंगी उनकी बुनियाद किन पर होगी, ठीक है जी। और उसने वो चीज़ें वाज़े की हैं कि जंग की वजूहात क्या होंगी जो सिविलाइजेशन की बुनियाद के ऊपर होंगी। तो पहला पॉइंट उनका ये है। अच्छा, आप ये देखें कि ये पॉइंट उसने 1993 के अंदर अपनी किताब के अंदर बात की है, और ये पॉइंट मुझे ऐसे मनोहर लगा जैसे कल की बात किसी ने की होती है। उसने कहा कि जो ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स है, और वो पॉपुलेशन जो मुस्लिम पॉपुलेशन यूरोप की तरफ मूव करेगी, बढ़ती हुई मुसलमानों की आबादी यूरोप की तरफ मूव करती हुई, उसने कहा कि वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन या तहजीबों के दरमियान तसादुम का बाइस बनेगी। आप देखें कि ये जो अभी जो सिटी है था क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड का, जिसमें 49 के करीब मुसलमान मारे गए, ये शहीद हुए। तो आप देखें कि उसके बरक्स न्यूजीलैंड जो ऑस्ट्रेलिया था उसके प्राइम मिनिस्टर जो उनका सेनेटर था, उसने क्या बात की। उसने कहा कि मुसलमानों की इमिग्रेशन को चेक करें कि इमिग्रेशन मुसलमानों की बढ़ रही है, और यूरोप वाले भी यही शोर मचा रहे हैं। और इवन कि मुझे एक जगह से पता चला यूरोप से, उसने कहा कि अगर मुसलमान, मेरे दोस्त थे उन्होंने मुझे बताया यूरोप से, उसने कहा कि यहाँ पर ये डिस्कशन हो रही है कि अगर मुसलमानों की आबादी को यहाँ पर ना रोका गया
तो कल इनकी आबादी बढ़ जाएगी, ये मेजॉरिटी में आ जाएंगे और ये हुकूमतें बनाने और गिराने में अपना किरदार अदा कर सकेंगे। सो इनकी आबादी को रोका जाए, इमिग्रेशन को रोका जाए और इनकी पॉपुलेशन को बढ़ने से रोका जाए। और एक दूसरी वजह उन्होंने कहा कि फिर ये नेचुरल रिसोर्सेज के लिए थ्रेट है। मैं एक बात कहता हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास है, इसी वजह से ही हमारे पीछे जो है वो ये लगे हुए लोग। अच्छा, दूसरी उसने बात ये की थी कि ग्रोइंग पावर ऑफ एशिया। उसने कहा कि एशिया की बढ़ती हुई ताकत इकोनॉमी में, पॉलिटिक्स में और मिलिट्री में, एशिया जो है अब इस वक्त 3 चीज़ों में आगे बढ़ रहा है, जिसमें इकोनॉमिक है, पॉलिटिक्स है, मिलिट्री है। उसने कहा इसकी वजह क्या है, आप देखेंगे रूस आगे आ रहा है दोबारा दुनिया में, एशिया से ये मुल्क है, ईरान आगे बढ़ रहा है, इंडिया आगे बढ़ रहा है, उसके अलावा चाइना बड़ी पावर बन के आगे आ रहा है, और सेंट्रल एशियन स्टेट्स रिसोर्सेज में कुछ ना कुछ उभर रही हैं, और इधर से अब पाकिस्तान भी एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस बनता जा रहा है दुनिया के लिए, खित्ते के लिए। तो ये वजह उसने बताई। दूसरी उसने कहा कि ये एशिया के ममालिक इन 3 चीज़ों में अपनी पावर को बढ़ा रहे हैं। उसने कहा जैसे ही ये अपनी पावर को बढ़ाएंगे तो जो वेस्टर्न डोमिनेंस है वो चैलेंज हो जाएगी, तो उससे फिर सिविलाइजेशन की वॉर के ख़तरात बढ़ते जाएंगे। आप देखें कि चाइना आ रहा है दुनिया में पावर में, पाकिस्तान भी अपनी पोजीशन को बेहतर कर रहा है। आप देखें कि रीजन के अंदर क्या उस नहीं खड़ा हुआ। उसके अलावा फिर तीसरा पॉइंट उसने ये बताया कि ग्रोइंग सिविलाइजेशन ऑफ चाइना इन एशिया। उसने कहा चाइना की उभरती हुई तहजीब एशिया के अंदर भी ख़तरा दुनिया में बनकर साबित हो रही है। ये जितने भी हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, ये वेस्ट की सब पॉइंट वेस्ट की डोमिनेंस को चैलेंज कर रहे हैं, वेस्ट की अय्याशी को चैलेंज कर रहे हैं। जो उन्होंने कंट्रोल रिसोर्सेज के ऊपर किए ये उनको चैलेंज कर रहे हैं, इस वजह से उनके लिए मसाइल खड़े हो रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा उसने अगला पॉइंट ये कहा कि उसने कहा मोस्ट डेंजरस एनिमी कंट्रीज हैव डिफरेंट सिविलाइजेशन। अच्छा, उसने कहा कि वो ममालिक, बल्कि मैं इसको और सादा करके बताता हूँ कि जो ममालिक, जिन ममालिक के दरमियान आपस में जंगें लगी हुई हैं या जिनके बॉर्डर पर टेंशन्स हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट सिविलाइजेशन रखते हैं। उसने कहा वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। जिसमें आप देखें कि हमारा इंडिया है और इधर पाकिस्तान है। इंडिया की तरफ सिविलाइजेशन हिंदू सिविलाइजेशन है, हमारी तरफ इस्लामिक सिविलाइजेशन, और इंडिया के साथ आप देखें तो चाइना की सिविलाइजेशन बैठी हुई है। उसके साथ अगर चाइना के साथ आप देखें तो रशिया की सिविलाइजेशन, ऑर्थोडॉक्स सिविलाइजेशन बैठी हुई है। तो आप देखें कि ये कितनी डेंजरस सिचुएशन है इस रीजन के अंदर। ये सारे एक दूसरे के ज़बरदस्त मुखालिफ हैं और इसकी अपोजिट तहजीबें पड़ी हुई हैं। उसने कहा कि ये बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती हैं दुनिया के अंदर। अच्छा, उसके अलावा फिर एक और बात उसने की, उसने ये कहा कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है ये पूरी दुनिया के अंदर यूनिवर्सल सिविलाइजेशन बनना चाह रही है, और उसने कहा कि ये भी दुनिया के अंदर ख़तरा पैदा कर सकती है। अब नेक्स्ट हमारा है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड एंड मल्टीपोलर सिविलाइजेशन। अच्छा, उसका पहला पॉइंट हमारे पास ये है कि जो वेस्टर्न डिक्लाइन हो रहा है डे बाय डे, वो कहता है कि मगरबी दुनिया दिन ब दिन नीचे जा रही है और एशियन सिविलाइजेशन इसके बरक्स दिन ब दिन ऊपर जा रही है। और तीसरा पॉइंट उसने ये कहा कि ड्यू टू इस्लामिक ग्रोइंग पॉपुलेशन, फिर यहाँ पर बात आई कि इस्लामिक पॉपुलेशन उभरती हुई बढ़ती हुई इस्लामिक कंट्रीज़ विल डीस्टेबलाइज रीजन। उसने कहा कि मुसलमानों की जो आबादी बढ़ रही है इसको टारगेट उन्होंने किया हुआ। आप देखें कि जिधर जिधर मुसलमानों की आबादी है उधर उधर वॉर्स लगवाई हुई हैं, जिधर जिधर रिसोर्सेज पड़े हुए हैं उधर उधर वॉर्स है। उसने कहा कि इस पूरी किताब में सबसे ज़्यादा 2 चीज़ें मुझे ख़तरनाक लगी स्टडी करने के अंदर। एक कि मुसलमानों की जो नया इन्होंने सिस्टम दिया था, जो हेनरी किसिंजर ने बताया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर, उसमें इस्लामिक सिविलाइजेशन का जिक्र नहीं है, हिंदू सिविलाइजेशन का ज़रूर जिक्र है। और वो भी उसने मे बी के साथ वर्ड का कहा है। और मुझे उसमें ये भी शक है, जो मेरी अकली सलाहियत है वो ये शक है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया की कहीं वॉर लग जाती है तो हो सकता है कि एक आधी जो है वो नेशन साफ़ ना हो जाए, इसमें एक आधी तहजीब यहाँ से ना उड़ जाए, ये शक है मुझे। बहरहाल उसमें ये दूसरी पॉइंट, हमारा तीसरा पॉइंट ये था कि ड्यू टू इस्लामिक ग्रोइंग पॉपुलेशन वो ख़ित्ते को डीस्टेबलाइज करेगी। एक तो उसने ये पॉइंट भी कहा है।
फिर उससे अगला पॉइंट ये है कि दोज कंट्रीज़, उसने कहा वो ममालिक जिनकी कल्चरल वैल्यूज़ सेम है, आप देखें कि वो एक दूसरे के करीब करीब आपको जाते हुए नज़र आ रहे हैं मुल्क, या उनके इंटरनेशनल लेवल पर रिलेशन बड़े अच्छे बन रहे हैं, जो वो ममालिक जिनकी कल्चरल वैल्यूज़ सेम है, आप देखें कि वो एक दूसरे के करीब जा रहे हैं। आप इस्लामिक ग्रुप का अलायंसेस देख लें, उस तरफ आप वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अलायंसेस देख लें, चाइनीज़ सिविलाइजेशन देख लें, जापानीज़ सिविलाइजेशन देख लें, वगैरह वगैरह। अच्छा, और उसने साथ फिर एक हल भी बड़ा अच्छा दिया है। वो बंदा बड़ा समझदार है, वो साथ साथ जो है वो ख़तरात को भी उभारता रहता है और साथ साथ उसका सोल्यूशन भी दे रहा था। तो उसने कहा कि अगर दुनिया में अमन चाहते हैं, वर्ल्ड लीडर्स जो आलमी सियासतदान हैं बड़े बड़े मुल्कों को, उनको चाहिए कि वो मल्टी सिविलाइजेशन सिस्टम के ऊपर एक ग्लोबल सिस्टम क्रिएट कर दें, तो दुनिया इससे बच जाएगी, यानी कि एक नई जंग से बच जाएगी। उसके अलावा 21st हमारा अगला पॉइंट है कि 21st सेंचुरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, 21वीं सदी का निज़ाम कैसा होगा। अच्छा, इसमें यह है कि 21वीं सदी का निज़ाम उसने कहा कि 6 सिविलाइजेशन के ऊपर होगा। उसने कहा कि पहले नंबर पर अमेरिकन सिविलाइजेशन, यूरोप की सिविलाइजेशन। हम ये पूरी सिविलाइजेशन का लेक्चर आगे जाकर पढ़ेंगे, मैं पूरे बताऊंगा कि कौन कौन सी सिविलाइजेशन है, उनकी क्या क्या वैल्यूज़ हैं, मैं सारी इंशाल्लाह ताला आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये पहले लेक्चर में एक यूँ समझ लें कि एक तमहीद भी कायम करना है, और इसके फ़र्स्ट 40 to 50 पेजेस को मैं आपके सामने शेयर कर चुका हूँ, और अगले में हम इंशाल्लाह सिविलाइजेशनों को डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझना आसान हो जाए। अच्छा, 6 सिविलाइजेशन का हम जिक्र कर रहे थे। पहली मैंने कहा था कि अमेरिकन, दूसरी यूरोप की सिविलाइजेशन, तीसरी चाइना की सिविलाइजेशन, चौथी जापान की सिविलाइजेशन, पांचवी रशिया की सिविलाइजेशन, और छठी उसने कहा मे बी हिंदू सिविलाइजेशन। अगर जंग ना हुई, ये मेरी राय है इसके ऊपर, उसने यहाँ पर मे बी का वर्ड यूज़ किया है। हो सकता है कि हिंदू सिविलाइजेशन ना बचे, हो सकता है कि बच जाए, ठीक है जी। जैसे कि अभी एक सिस्टम हमारे यहाँ चल रहा है जिसको हम ग़ज़वा हिंद भी कहते हैं, हो सकता है कि उसमें मुझे भी शक है कि इंडिया जो है वो कई स्टेट्स में डिवाइड ना हो जाए, कश्मीर को फ़तेह करते करते हिंदुस्तान जो है वो डिसइंटीग्रेट ना हो जाए, ये भी एक बड़ा इशू चल रहा है। तो ये 6 सिविलाइजेशन बताई उसने, और उसने कहा कि कुछ इस्लामिक कंट्रीज़, ये उसने ज़रूर कहा, इस्लामिक सिविलाइजेशन का नाम नहीं है, बेहतर तो अल्लाह जानता है कि इस्लामिक सिविलाइजेशन वाइप आउट होती है या नहीं होती है, तो ये मैं आपको उनका बता रहा हूँ कि वो किस चीज़ के दर पर हैं। अच्छा, उसने कहा कि कुछ इस्लामिक कंट्रीज़ ऐसी है जिनकी तेल की वजह से और जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन की वजह से वो दुनिया की आलमी सिविलाइजेशन के साथ खड़े होंगे, वो किसी न किसी पलड़े में होंगे। अब आप देखें कि जो अब नया ग्रुप बनने जा रहा है इस एशिया के अंदर, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल हो रहा है, चाइना, रूस, पाकिस्तान, ईरान, ये एक ब्लॉक बनने जा रहा है इधर बड़े बड़े मुल्कों का, ठीक है जी। और दूसरी तरफ इंडिया है, इसराइल है, सऊदी अरब है, और ईरान, अमेरिका है, ये एक अलग अलायंस बनने जा रहा है। तो उसने कहा कि इस्लामिक कंट्रीज़ की वैल्यू होगी 2 पॉइंट ऑफ व्यू से। एक, उसने कहा कि यहाँ पर एनर्जी रिसोर्सेज, तेल और गैस होंगे। दूसरा, उसने ये बताया कि इनकी स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस, आप देखेंगे पाकिस्तान की कैसी ज़बरदस्त इंपॉर्टेंस है, ये हमारे पास गवादर खड़ी हुई है। और आप देखें कि इंडिया का जब का हमारा ये तनाज़ा हुआ है, उनको एयर लॉस कितना हो रहा है कि बड़ा चक्कर काट कर जाना पड़ता है। उसके अलावा आप देखें कि नहर सुएज़ है वो मिस्र के पास है, और बड़े बड़े जो वाटर, ग्लोबल ट्रेडिंग वाटर रूट है वो हमारे मुसलमानों के पास है। इस तरह ये मतलब पॉइंट उसने वाज़ेह किए इस्लामिक कंट्रीज़ की कैसे इंपॉर्टेंस होगी। और हेनरी किसिंजर ने एक बात और कही, वो ये थी कि उसने कहा कि 6 पावरफुल कंट्रीज़ जो होंगी दुनिया की, या 6 पावरफुल कंट्रीज़ जो दुनिया का निज़ाम तश्कील देंगी, उनकी 5, उनमें से तो 5 अलहदा सिविलाइजेशन है उनके पास। अब वो 6 मैंने आपको सिविलाइजेशन बताई हैं, इसमें अमेरिका की सिविलाइजेशन, यूरोप की, चाइना की, जापान की, रशिया की, और हिंदू सिविलाइजेशन। उसने कहा इनमें से 5 सिविलाइजेशन तो पावरफुल 5 कंट्रीज़ के पास हैं, जिसमें जापान की अलहदा है, रूस की अलहदा है, चाइना की 3 ये हो गई, चौथी अमेरिका की, 4 सिविलाइजेशन तो ये पक्की हो गई है ना। उसमें अब या यूरोप की लगा लें 5वीं, या आप इंडिया की लगा लें 5वीं हिंदू सिविलाइजेशन, या इस्लामिक सिविलाइजेशन मैं कहता हूँ खड़ी होती है।
तो ये चीज़ें थी, सिस्टम था। तो लेक्चर को सुनने के लिए शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं कमिंग लेक्चर इसको हमारा इसके ऊपर होगा, जो सिविलाइजेशन है उनकी हिस्ट्री हम देखेंगे सारी बारी बारी। शुक्रिया सुनने के लिए लेक्चर को। अल्लाह हाफ़िज़।